नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो हैं कल्याण जी, जयपुर से, सांगानेर से जुड़े हैं मंडल अध्यक्ष, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है, वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कांग्रेस की तरफ से। धन्यवाद सर, थैंक यू कल्याण सर। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, कल्याण जी। आ रही है सर। और हमारे साथ दूसरे जुड़े हुए हैं एडवोकेट ब्रजेश जी। एडवोकेट जो है ये हमारे ब्रजेश जी हाई कोर्ट के वकील हैं और काफी अच्छे प्रवक्ता भी हैं और इनको बहुत ही अच्छी नॉलेज है अपने नेताओं की और नेता जो हो रहे हैं पार्टीज की, और पार्टीज की बहुत ही अच्छी ये ब्रजेश जी उनकी व्याख्या रखते हैं। तो ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। अब हम डिस्कस करेंगे जो लोकतंत्र में जो चुनाव चल रहा है 2024 का, लोकसभा का ये फोर्थ फेज होने वाला है। 3 फेज तो चुनाव हो चुके हैं, 3 फेज मतलब वोटिंग हो चुकी है। अब ये फोर्थ फेज की वोटिंग है। फोर्थ फेज की वोटिंग के लिए आज शाम को जो चुनाव जो है बंद हो जाएंगे, प्रचार बंद हो जाएगा। और फोर्थ फेज की वोटिंग जो है बहुत ही मायने रखती है सबके लिए। फोर्थ फेज में एक ब्लाइंड एंट्री हुई है, वो है मिस्टर केजरीवाल साहब की। मिस्टर केजरीवाल साहब इतने ओपनली धावा बोल रहे हैं बीजेपी पे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसने बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी हैं। बीजेपी को यहां तक बोल दिया है जो नॉलेज लोगों के पास नहीं थी, जनता के पास, वहां तक बोल दिया है। ये भी बोल दिया है कि 75 साल के बाद बीजेपी में पीएम मिस्टर मोदी रिटायर होने वाले हैं और मिस्टर मोदी रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद योगी जी को साइडलाइन करेंगे और मिस्टर योगी को साइडलाइन करने के बाद अमित शाह जी को गद्दी संभलवाएंगे। ये बहुत ही तीखे हमले हैं। इस तीखे हमले से बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है चौथे चुनाव के आगे चरणों में, बहुत ज्यादा उलटफेर होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है मिस्टर कल्याण जी? जो कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल साहब ने की है, और केजरीवाल साहब जिस तरह बाहर आए हैं, मेरे को लगता है वो चौके छक्के मारने में बहुत ही माहिर हैं, क्योंकि उनकी जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, उनकी जो संवाद होती है जनता के साथ, 1 to 1 होती है। आपके इसके बारे में क्या राय? नमस्कार सर। देखिए, केजरीवाल साहब जो कल बाहर आए हैं और बेल पे छूटे हैं और कोर्ट ने उनको कुछ शर्तों के साथ में बेल दी है, मंजूरी दी है इलेक्शन में प्रचार करने। अभी वो बीजेपी पे बहुत बुरी तरह से हावी है और बीजेपी की एक कहो कि बीजेपी की जो बच्चियां उधेड़ रहे हैं। तो कल ही वो आए हैं, कल उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है और कल आते ही कॉन्फ्रेंस करना वो ये शो करता है कि अभी भी उनमें जज्बा और जुनून बाकी है और जनता को वो शो करना चाहते हैं कि मुझे निराधार और बेवजह पनिश किया गया है और ये एक विपक्ष को खत्म करने की बीजेपी की साजिश है। कल भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि जनता हमें चाहती है और हम जनता के काम कर रहे हैं। तो सत्ताधारी पार्टी हमको कुचलना चाह रही है, वो ये नहीं चाहती कि हम लोग बाग जनता के काम करें, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी जनता के काम करने में असमर्थ रही है, जनता को सुख सुविधाएं देने में असमर्थ रही है, बेरोजगारी से निजात दिलाने में असुरक्षित है या बेरोजगारी नहीं दिला पाई है, शिक्षा नहीं दिला पा रही है, महंगाई को खत्म नहीं कर पा रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के गले की हड्डी बन चुके हैं। तो कल उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम जो है दिल्ली में 7 सीट जीतने जा रहे हैं और ये 3 फेज हो चुके हैं, चौथा फेज अब होने वाला है जो 13 तारीख को है। इससे साफ स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि जनता का रुझान इस बार इंडिया की तरफ है और इंडिया को पूर्ण बहुमत से सीटें होने जा रही है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बीजेपी 400 पार जो कर रही थी, वो 450 के लगभग सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे उन्होंने और ये जो 3 फेज हो गए हैं, इससे लगता है कि उनको 200 सीटें भी नहीं आएगी।
उन्होंने मणिपुर में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, मेघालय में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, नागालैंड में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, और वहां पर इन्होंने 370 हटाई 370 का नारा दे रहे हैं। वहां पर जम्मू कश्मीर से इन्होंने अपना एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लगभग 100 सीटें हैं, जो 100 सीटों पर बीजेपी के कोई कैंडिडेट ही खड़े नहीं हुए। तो 400 पार जी होना जी संभव जी नहीं है, क्योंकि 450 पे आदमी जी जी इलेक्शन लड़े, 400 की 400 जीत जाए, जी ये तो कोई मिरेकल हो सकता है। या तो इनके पास में कोई जादुई छड़ी हो, या फिर इन्होंने ईवीएम में कुछ इस तरह की धांधलेबाजी कर रखी हो, या सेटिंग कर रखी जी हो, जी तभी ये चीजें संभव है। अदरवाइज मेरे हिसाब से, या मेरा मानना ये है कि आदमी 450 में से 400 सीटें नहीं जीत सकता। और जी साउथ जी जो है अब बाकी बचा है, अब साउथ सारा का सारा बाकी बचा है, और साउथ में इनकी सीटें नील बटा नील है। वहां पर यह है कि बहुत कम सीटें मान के चलो इनकी, कि साउथ में अगर 200 सीटें हैं तो 200 सीटों में से मुश्किल से इनकी कोई 20-25 सीटें अगर आ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मेरा तो मानना जी यही है कि चौथे फेज से और क्लियर हो जाएगा। जैसा ही जी चौथा जी फेज का ये परसों के दिन 13 तारीख को इलेक्शन होंगे, तो ये तस्वीर जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और इनकी बौखलाहट और बढ़ जाएगी। और इसीलिए ये लोग बौखला रहे हैं, क्योंकि ये जी सारे हथकंडे अपने चुके हैं। इन्होंने मंदिर मस्जिद से लेके, जात पात से लेके, और पाकिस्तान से लेके, या अन्य आतंकवादियों से लेके, जितने हथकंडे अपनाने थे ये इन्होंने सब अपना के देख लिए। मगर जनता इस बार इतनी समझदार और गुणवान हो गई है, या ये कह लो कि जो पिछले 10 साल में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं किए हैं। उसके कारण जनता इनके जुमलों में नहीं आ रही है। अब चाहे ये कितना भी कोशिश कर ले, काट की हांडी एक बार चढ़ती है। अगर इन्होंने 5 साल बाद जी में दूसरा जो फैज इन्होंने राज किया है, सर अगर उसमें कुछ जनता के लिए कुछ करते, तो संभव था कि जनता इनकी तरफ लिबरल रहती, या जनता इनको वोट देती। और वोटों की जो परसेंटेज डाउन हुई है, तो मतदान कम हुआ है, वो भी यही शो करता है कि जनता नीरस है। युवा जो है, आज का युवा जो है ना बिल्कुल बेकार, निराश है। लिहाजा वो लोग जी बात जी की तरफ डाइवर्ट जी हो जी रहे हैं, और वो इनको जी वोट जी नहीं दे जी रहे हैं। और धीरे धीरे बीजेपी जी के जी परसेंटेज जो है, बीजेपी को जो वोट जाने चाहिए थे वो कम हो रहे हैं, और ये इनकी जी निराशा जी झलक रही है इसमें। जी जी ओवर टू सर। ब्रजेश जी जी ब्रजेश जी अ, अभी जो केजरीवाल साहब निकले हैं अपना जेल से, तिहाड़ जेल से आने के बाद वो ऐसा दहाड़ रहे हैं जैसे कि खुले जंगल में किसी शेर को छोड़ दिया जाए और शेर दहाड़ता है, यानी मैं राजा हूं ऐसा प्रतीत कराना चाहते हैं वो। होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय विपक्ष बहुत कमजोर था। इनके आने के बाद अभी जैसे ही अब ये आए हैं बाहर, विपक्ष में और नई स्फूर्ति आई है। मैं देख रहा हूं विपक्ष भी अब और जोर शोर से हमला करने लगा है मोदी पे, मिस्टर मोदी पे। मिस्टर मोदी पे अब ये लोग हमला करने लगे हैं कि मिस्टर मोदी की गारंटी पे आप वोट मत दीजिए, क्योंकि मिस्टर मोदी जी वोट जो मांग रहे हैं वो मिस्टर शाह के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि मिस्टर शाह को वो पीएम बनाना चाहते हैं, इसलिए मिस्टर शाह के लिए मांग रहे हैं, मोदी की गारंटी पे वोट मत दें। क्या ऐसे तत्वों पे अगर हमारी जनता बरकरार जाती है, जो बहुत ही मासूम जनता है, इसमें वोट परसेंटेज का असर तो पड़ेगा। आपकी क्या राय है एडवोकेट साहब? देखिए सर, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, 4 चरण अभी बाकी हैं, जिसमें से अभी चौथे चरण का मतदान होना है परसों 13 तारीख को। थोड़ा आवाज तेज करें। और इसमें से एक बात बताऊं आपके लिए, 3 चरण का चुनाव हो चुका है, जी 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 चौथे चरण का अभी स्टार्ट होने वाला है 13 तारीख को। कुल 7 चरणों में जी होना जी है। अब जी जो जी रिमेनिंग सीटें हैं, रिमेनिंग सीटें 48% है, करीब जी जी 260 सीट समथिंग है। इसका जी जी मतलब 545 में से 200 सीट्स हैं, और 60% सीटों पर 60 या 62 सीटों पर हो चुका है। 48% सीटों पर मतदान अभी ओके होना है। अब मैं आपको सर एक फैक्चुअल स्टेटस बताता हूँ सर, फैक्चुअल स्टेटस। जी जी इसका बताइए मतलब बताइए। आपके अनुसार ही, या श्रीमान जी कल्याण जी के अनुसार, अभी तक जो है अब विपक्ष में जोश अब आया है। इसका मतलब 48% सीटें बची हैं, तब हमें जोश आया है। 48% जी जी सीटों में से
कितनी ले लोगे? 46, 40%, 35% कितनी ले सकते हो आप? हाँ इसका मतलब 60% तो बीजेपी के पास जा चुकी हैं। जी 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 तो सर कहना क्या चाहते हैं, पहले तो फैक्चुअली कंप्लेंट जो चीजें हैं कंप्लीट करें चीजों को। दूसरा, अब बीजेपी की रणनीति हो सकती है सर, इट इज फॉर देम टू डिसाइड कि भाई किसको पीएम बनाना है, किसको क्या करना है, क्योंकि हाँ हो सकता है उनका एक बेंचमार्क होगा 75 ईयर वाला कि साहब जो है 75 ईयर। 75 हाँ साल के बाद में रिटायर कर सकते हैं। जी ये जी जी उनका इंटरनल असेसमेंट हो सकता है, इट इज नॉट हाँ, फॉर इंटरनल एनी मामला है उनका डिसाइड। internal। बिल्कुल सर। तो दूसरा, अब 48% सीटों पर कितना हम कर सकते हैं? इससे पहले यूपी की जो सीटें हैं उन पर भी चुनाव हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है, साउथ में भी चुनाव हो चुका है, आपका हरियाणा साइड में भी चुनाव हुआ है। तो ये कई जगह चुनाव, गुजरात में चुनाव हो चुका है काफी, महाराष्ट्र में भी चुनाव कई सीटों पर हुआ है, एमपी में भी सीटों जी पर जी हुआ है, छत्तीसगढ़ में हो चुका है। जी जी तो जी ये चीजें कर्नाटक में भी हो चुका है काफी सीटों पर। तो अभी 48% सीटें बची हैं। अब 48% सीटों में से 7 सीटों में, सॉरी 48% सीट, 260 सीटों में से 7 सीटें कवर कर रहे हैं साहब जो है दिल्ली में। ठीक, दहाड़ रहे हैं, अच्छी बात है सर, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। उन्होंने जो बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, बीजेपी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी सर वहां पर काम किया होगा, और पिछले 10 बिल्कुल साल बिल्कुल का उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड है सर। कुछ वोट परसेंटेज वो भी अपने पास में रखेंगे। दूसरा, जी जी दिल्ली जी में दिल्ली में कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं एक एक सीट पर, उसको आप देख लीजिए सर। तो जो छन छन के जो वोट आएंगे, वो सारे वोट किसको मेजोरिटी वोट मिलेंगे, उसकी सीट होगी सर। तो जी 7 जी सीटों पर तो अभी ये हुआ है। आगे अभी जो और बाकी जो सीटें हैं उनमें कितना 260 सीटों में से कितना और ये ले पाते हैं, ये उन पर डिसीजन निर्भर करेगा। अब उत्तर प्रदेश में सर 50 सीटें भी, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 50 सीटें भी यदि कोई सिंगल पार्टी ले पाती है तो वो सेंटर में अपना परचम लहराने में सक्षम हो जाएगी। अन्यथा करेक्ट एक जो डर करेक्ट है एक जो डर है डेमोक्रेटिक डेंजर का, जो डर है वो आपको बता देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी में नहीं है सेंटर में, तो नागरिकों को मौका मिलेगा अपनी शिकायतें दर्ज कराने का। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, वेरियस हाई कोर्ट्स में। और हमने वो दौर देखा है जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते थे, कठोर कठोर ऑर्डर्स आते थे 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में, 5 में। वो ऑर्डर्स आए हैं क्यों? क्योंकि एक बहुमत की सरकार नहीं थी, थिन मेजोरिटी वाली सरकार हुआ करती थी। हमें ये भी पता है कि जो बिहार से जो थे, वो जो है अपने लिए बर्थ रिजर्वेशन की बात करते थे, मुझे ये मिनिस्ट्री चाहिए, मतलब बाय राइट चाहिए, चाहे वो एलिजिबल है या नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कोई जी जी प्रॉब्लम नहीं है सर, आम आदमी पार्टी आ जाए सेंटर में, कांग्रेस आ जाए, कोई कांग्रेस भी आ को जाए, वोट हाँ देंगे। हम लोग का क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 1885 से हमें गर्व है हमारी कांग्रेस पार्टी पर, 1885 से जिसमें जिसके जी संस्थापक जी जी जैसे लोग लाला लाजपत राय जी, दादा भाई बिल्कुल नौरोजी बिल्कुल जैसे महान हस्ती हुआ करती थी, बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में इतना महान योगदान दिया। ऐसी जी पार्टी जी में जी आए सर, अच्छी बात है, बट आए मेजोरिटी के साथ, आए मेजोरिटी के साथ। करेक्ट क्योंकि एक फंडामेंटल बात बता देता हूँ सर मैं सर, अलग अलग पार्टियों जी का जी। अर्थ ही अलग अलग आइडियोलॉजी होता है। तो फिर तो मजा नहीं अलग आता। अलग 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 पार्टियां आती हैं तो सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेके आती हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए तो यही बिल्कुल चाहिए, हमें इसी के अनुसार चलाना है, आपको समझौता करना जी है जी तो इसी के अनुसार करना पड़ेगा। इसका लाइव करेक्ट एग्जांपल करेक्ट बताता हूँ सर मैं, उदराट में, सॉरी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इनका बना था। हालांकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों का गठबंधन पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि ना ना बीजेपी को हराना था इसलिए इन्होंने गठबंधन किया, इस अपने अपने गठबंधन किया था। करेक्ट अपने अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता किया, लेकिन कितना चला वो बिल्कुल सर? बिल्कुल हाँ जी तो बिल्कुल ये सही। चीजें हैं। ओवर टू कल्याण साहब। कल्याण जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह मिस्टर केजरीवाल साहब आके बाहर आक्रामक हुए हैं, इससे वोट परसेंटेज पे तो अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या इस पे जो 7 सीटें हैं दिल्ली की, वो जिस तरह चैलेंज कर रहे हैं कि सातों सीटें हम जीतेंगे, केजरीवाल साहब बोल रहे हैं। दूसरा चीज, केजरीवाल साहब जी की एक चीज मैंने और नोट की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
वो मिसेस इंदिरा गांधी की जो स्टेटमेंट्स थे उसको दोहरा रहे हैं। जैसे मेरा एक एक खून का बूंद देश के काम आएगा और मैं देश के लिए ही जिंदा हूं, वो सारी चीजें श्रीमती इंदिरा गांधी की दोहरा रहे हैं। क्या ऐसा है कि मिस्टर केजरीवाल अपने को पीएम की पोस्ट के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोजेक्ट कर रहे हो इंडिया गठबंधन में? देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं पहले तो ब्रजेश जी ने जैसा कहा, हमारे एडवोकेट साहब ने जैसा कहा कि 3 चरण हो चुके हैं, चौथा बाकी है जी जी और अब जोश है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि पार्टी में विपक्ष में अब जोश है। मेरा कहने का मतलब ये था कि दिल्ली की जनता को और दिल्ली के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें अब हाँ जोश हाँ है वालों को और इनको। तो मैं क्लियर कर दूं ठीक ठीक है। कि पहले जो 3 नहीं चरण नहीं हुए हैं, कोई बात 3 चरण में बीजेपी पिछड़ रही थी और वही उनकी बौखलाहट ये दिखा रही थी, करेक्ट। क्योंकि तीनों चरणों में परसेंटेज पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है, लोग बाग गए हाँ नहीं हाँ वोट देने। और ये मेरा ये मानना है कि जब भी कम वोट पड़े हैं तो बीजेपी को नुकसान हुआ है और कांग्रेस को या विपक्ष को फायदा हुआ है। जी दूसरा जी ये जी है कि केजरीवाल जी के छूटने के बाद में दिल्ली की 7 सीटें किसको जाती है और किसको नहीं जाती है, ये तो वक्त बताएगा। बाकी केजरीवाल जी के प्रति दिल्ली की जनता का जो प्रेम और एक समर्पण भाव है या उनका काम है, जी वो मीडिया के माध्यम से और दिल्ली की जनता के माध्यम से हम लोगों को लगता है कि वो 7 की 7 सीटें जीतने में सक्षम होंगे और बीजेपी को वहां पर डिफीट मिलेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हरियाणा था उसमें बीजेपी की 10 में से 10 सीटें थी अब तक, पंजाब में उनकी सीटें थी, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें थी, यूपी में 80 सीट में से 67 सीट बीजेपी की थी। तो राजस्थान में 25 में से 25 नहीं जीत रहे, भले ही से वो 4 सीट ही माइनस रहे, 5 सीट ही माइनस रहे, बाकी 1 तो 1% है कि वो इस बार यहाँ पर माइनस रहेंगे। यही हाल जी जी। हरियाणा में है और यही हाल अब यूपी में। आप यूपी में भी 80 में अब से आप 80 देखो नहीं जीत रहे जी, जी जी जो कल्याण जी जी, अब आप देखो 67 सट्टा जी सट्टा बाजार भी बहुत तेज हो गया है। हमारे यहाँ में बिल्कुल फालूदी सट्टा बाजार बहुत तेजी से आगे आ रहा है और फालूदी सट्टा बाजार ने साफ बोल दिया है कि बीजेपी किसी भी हालत में 220 से आगे नहीं जाएगी, बराबर 220 230 के पास ही रुकेगी। ये फालूदी सट्टा बाजार अपना बोल रहा है। और फालूदी सट्टा बाजार, मैंने जब से होश संभाला है और फालूदी सट्टा बाजार का सट्टा देख रहा हूं, 99% 0.9% इसके जो व्यूज होते हैं वो सही जाते हैं, क्योंकि ये सर्वे ऑन द ग्राउंड कराते हैं और ग्राउंड सर्वे का इनका रिपोर्ट है। इससे और बौखलाहट आई हुई है बीजेपी में और कांग्रेस जो है इसको एनकैश कराने के मूड में है। इस तरह देखें आप, राहुल गांधी जी भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, अब ज्यादा ही एक्टिव कुछ लग रहे हैं मेरे को। तो अगर इस तरह से चला और फालूदी सट्टा बाजार का हिसाब किताब सही निकला तो पूर्ण बहुमत से INDA इंडिया की सरकार बनेगी और डेफिनेटली बनने जाएगी, क्योंकि अभी चौथे चरण के बाद और क्लियर हो जाएगा, यानी छठा चरण आते आते सब क्लियर हो जाएगा किस तरफ रुझान जा रहा है जनता का। मुझे जी ये बताएं कल्याण जी, अगर इस तरह से आता है जैसे कि हमारे एडवोकेट साहब ने बोला है कि अगर मिलजुल के सरकार बनेगी, मिलजुल के सरकार बनेगी तो अपनी अपनी डबली, अपना अपना राज होगा, ऐसा अगर हुआ तो विपक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा और जब विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो आगे कोई काम नहीं हो पाएगा। हमें देश की तरक्की चाहिए, देश के उत्थान के लिए एक सरकार आए, पूर्ण बहुमत से आए, इसके लिए लोगों को काम करना चाहिए। आपकी क्या राय है कल्याण जी इसके बारे में? देखिए, पूर्ण बहुमत से एक सरकार आए। मेरा मानना जी ये है कि विपक्ष अभी बिखरा हुआ है, जो अभी सबसे सब एक जगह हुए हैं और ये इनकी स्ट्रेंथ है और इन्होंने इंटरनल हो सकता है कि कुछ अपने नियम कानून बनाए हो या नया कुछ रूलिंग करने के नियम बनाए हो, जो बाद में गवर्नमेंट आने के बाद में ये इम्प्लीमेंट कर सके।
तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर है या और कुछ है, मगर जहां पर जैसा कि अभी एडवोकेट साहब ने एक उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस मिलके जो पार्टी चला रही थी, तो उसको जी तो जी क्या है कि इन लोगों ने खरीदा है। नोटों के बलबूते पर आप किसी को भी खरीद सकते हो, किसी को भी तोड़ सकते हो। वो चीजें अब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने ईडी, सीबीआई और आईटी तीनों को इस तरह का काम दे दिया है कि वो सारे विपक्ष पर हावी है। विपक्ष कोई सुखी नहीं है। पहले ये लग रहा था कि अगर कांग्रेस अगर मान लो दुखी हो रही है या सोनिया जी को, राहुल जी को अगर नोटिस मिल गया, तो आप पार्टी ताली बजा रही थी कि मजा आ रहा है, इनको खत्म कर रहे हैं। फिर यही पॉलिसी जी इन्होंने आप पार्टी को लागू कर दी। इन्होंने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया, केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया, जैन साहब को अरेस्ट कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी ताली बजा रही थी। जब ये दोनों ताली बजा रहे थे, तो इन्होंने धीरे धीरे करके ममता बनर्जी या लालू प्रसाद यादव या अखिलेश यादव या इधर शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन पे सारे के सारे यही हथकंडे, इन्हें डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई। तो इन लोगों को सबको ये आभास हो गया है कि हम लोग बाग अगर अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग पिटेंगे। इसलिए इन्होंने एक मंच बना लिया है कि हम लोगों को अलग अलग नहीं होना है और एक साथ होना है। जो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, वो हाल है कि इनको एहसास हो गया है विपक्ष वालों को कि अगर हमारी मुट्ठी बंद रहेगी तो हम लाख के हैं, और खुल गई तो हम खाक में मिल जाएंगे, हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए अब आप देखिए, जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं सब में सबका साथ है, कोई किसी के विपरीत नहीं है, सिवाय एक पार्टी के कि हमको किसी भी तरीके से बीजेपी को और बीजेपी के जो अलायंस है, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनकी पोल खोलनी है और उनको डिफीट देनी है। और खुदा ने जी खासा अगर ये फिर भी अगर हारता है तो ये देश का जी जी दुर्भाग्य जी होगा कि ये तानाशाही और ये दमनात्मक स्थिति और बढ़ जाएगी और धीरे धीरे करके विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि हो सकता है शायद इलेक्शन जो खत्म ही हो जाए और ये वैसे ही अपना कैंडिडेट चुनते रहे ओ टू से। जी अभी देखिए आते ही मिस्टर केजरीवाल साहब ने वन नेशन और वन इलेक्शन पे भी बहुत अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो वन इलेक्शन और वन सीएम, उसके बारे में जो अभी इन्होंने कहा है केजरीवाल साहब ने, वो भी कहा है वन इलेक्शन एंड वन स्टेट का नहीं होगा। मतलब वो चाहते हैं कि ये ना हो। एडवोकेट साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो ये सारी चीजें चल रही हैं इस समय बीजेपी में, कांग्रेस में या और किसी पार्टीज में चल रही है, जो एक दूसरे पे ये पर्सनल हमला करते हैं, अपने मैनिफेस्टो को लेके नहीं चलते हैं, इससे सर जनता तो सब समझती है, जनता सब समझती है, जनता को वोट देने का हक है और जनता अपने वोट की बहुत अच्छी तरह कदर जानती है और निकलेगी वोट देने के लिए 101%। क्योंकि इस समय केजरीवाल साहब ने उन लोगों में भी जान फूंक दी है जो लोग वोट की कदर नहीं जानते थे, क्योंकि ऐसे ऐसे इन्होंने खुलासे किए हैं बीजेपी के जो कि लोगों के दिल दहल गए हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है एडवोकेट साहब, आप बताएं। जो केजरीवाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने हाईलाइट किया है और उससे काफी अफेक्ट आया है जनता में। देखिए सर, जी मैं एडवोकेट साहब। पहले भी जी, मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, अभी जस्ट अभी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको सर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मान लें इस बात को सर, आज मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया आजकल जो है बहुत तेजी से काम करता है। सेकंडों में जो है पूरे भारतवर्ष में मैं चीजें पहुंच जाती है और हो सकता है सर कि नहीं, अलग अलग भाषाओं में। अगर आप कहें तो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ क्लिप्स सुना सकता हूं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब इतनी तेजी से उन्होंने की है। अब देखिए, आप, मैं सुना रहा हूं, कुछ क्लिप सुना रहा हूं, आप सुनिए। क्योंकि चौवे छक्के लगाने में बिल्कुल ये पीछे नहीं रहे हैं और तगड़ा इन्होंने लगाया। सुनिए। एक भी जगह उनकी सीटें नहीं बढ़ रही है। वो जो चल रहा है, सुनिए, 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को
हुआ है अभी। दिल्ली के लोगों का ऐसे होगा, दिल्ली के लोगों का विकास। एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं अब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर एक नी, दो नी, तीन नी, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और रंग नगरी की झुग्गियों। ये तो केजरीवाल साहब जी का कहना है कि मुझे पीएम की कुर्सी नहीं चाहिए। अगर इसको इंडिया गठबंधन पीएम मानती है तो बिल्कुल ये लेंगे। सत्ता के लालच में केजरीवाल साहब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पहली फितरत थी। जब अन्ना हजारे से अलग हुए तो ये बोलते थे मैं कुर्सी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। इन्होंने वो सारी चीजें करके दिखाई हैं जिसके लिए अगेंस्ट है ये। जनता भी सब समझती है इनके भाषणों में क्या है और इनके रियलिटी में क्या है। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप एडवोकेट साहब। सर मैं आपके लिए जी मैं आपको बताता हूँ सर। जी बोले। अभी विधानसभा का चुनाव से जस्ट पहले श्रीमान अशोक गहलोत जी भी कहते थे जी कि ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, मैं तो कुर्सी को बहुत दिन पहले छोड़ना चाहता हूँ। जी इन्होंने बोला था कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, तो जनता ने उनकी बात को माना था। जी जनता ने उनकी बात को माना कि बोले मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, तो जनता ने उनकी बात को माना कि ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप जो कुर्सी नहीं छोड़ रही है आपको, आप कुर्सी को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। तो सेम बात अब ये भी बोल रहे हैं कि साहब मैं ये बनने के लिए नहीं आया। अरे एक बात बताओ, नहीं आए तो सर आप किसी और को बना देते। जैसे वहां पे महाराष्ट्र में श्रीमान बाल ठाकरे जी हुआ करते थे, आजीवन कभी इन्होंने चुनाव नहीं रिजाइन क्यों लड़े। नहीं, अगर सीएम नहीं था इन्होंने रिजाइन क्यों नहीं दिया? बात जब जेल गए थे तो रिजाइन दे देते। सर इनकी पार्टी में एक से एक बड़े अच्छे नेता हैं, देश में से और भी ला सकते थे, टैलेंट लाके किसी को भी सीएम बना देते। बिल्कुल टेक ओवर कर सकते थे। अगर नहीं चाहते तो मैं एकमात्र व्यक्ति का उदाहरण देता हूं सर, श्रीमान स्वर्गीय बाल ठाकरे जी महाराष्ट्र के। जी उनको उन्होंने कहा कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, तो उन्होंने नहीं लिया कोई भी पद। सैल्यूट है। जी आप चाह भी रहे हो 50-50 करोड़ रुपए के बंगलों में सर, आप सर वो रिपेयर भी करवा रहे हो और बोले मुझे पद भी नहीं चाहिए। कमरों में सर आप सर अपने अपने घरों में स्विमिंग पूल बनवा रहे हो सरकारी खर्चे पर, बोले मुझे पद का लालच नहीं है। अरे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पार्टी दफ्तर में बैठो, आम आदमी पार्टी में और भी नेता हैं, उनको बनाओ, किंग मेकर बनो आप। क्यों चाहते हो? दूसरा, उन्होंने अब एक बात और समझ में आ गई है कि वो बोल रहे हैं मेरा एक एक कतरा खून का कतरा 140 करोड़ लोगों के लिए, अर्थात अब वो 2-2.5 करोड़ पे बात सीमित नहीं रही है दिल्ली तक, वो 140 करोड़। इसका स्पष्ट तात्पर्य है। और इसके थोड़े से बैकग्राउंड में लेके जाता हूं मैं कि ये जो गठबंधन है, इसको बनाने की जो कवायद की थी, वो की थी श्रीमान नीतीश कुमार जी ने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने पटना में मीटिंग बुलवाई थी सभी लीडर्स की, बहुत लीडर्स की, जिसमें आम आदमी पार्टी पहले नहीं पहुंची थी। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के पास लेटर जाता है, तो आम आदमी पार्टी धीरे से इनडायरेक्ट तौर पर अपनी ये कंडीशन रखती है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे बोलेंगे इंडिया वैसे काम करेगा। करेक्ट। और दूसरा, बोला इंडिया जो नाम है ये भी श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिया था, और वही कारण था, एकमात्र कारण कि श्रीमान नीतीश कुमार जी इस गठबंधन से अपने आप से अलग हो गए कि यार मैंने ही तो सब काम किया और मैं ही इसको दिल्ली जाने का रास्ता बना रहा हूं, और ये बने बनाए रास्ते पर साहब जो आम आदमी पार्टी आ गई है। अब कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से कोई तो लीडर आए किसी भी पार्टी का, हमारा नहीं चाहिए, कम से कम किसी दूसरी पार्टी का ऐसा लीडर तो हो जो पढ़ी लिखी बात करे। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ऐसी बातें कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने श्रीमान केजरीवाल जी को आगे कर दिया और उनकी प्रशंसक स्वयं बन गई है। अर्थात श्रीमान केजरीवाल जी को अब आगे कर रहे हैं वो, और श्रीमान केजरीवाल जी ही आगे इनको, अगर दिल्ली में गलती से सीटें मिल जाती हैं तो केजरीवाल जी ही सबको पीछे रखेंगे। करेक्ट।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि उनको क्योंकि देखो उनको क्या है कि जो जिस तरह से बोलते हैं ना वो कि सर मुझे लालच नहीं है मान लिया, जी लेकिन जाएंगे तो वही सर आगे। जी जी जी। हाँ कल्याण जी बोले, तो कल्याण जी बोले बोले, कल्याण जी मैं बोले बोले। ब्रजेश जी को मैं ब्रजेश जी को बताना चाहूंगा कि हाँ हमारे बोलिए। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, मगर वो फ्रेम की फोटो में भी किसी को नहीं आने देते। जो फकीर कहते हैं अपने आप को, वो फोटो में भी किसी आदमी को बर्दाश्त नहीं करता। तो आप ये मान के चलिए कि योगी जी को और अमित शाह जी को वो कैसे आगे कर लेंगे, कैसे बना देंगे। वो जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, क्योंकि हर आदमी की एक लालसा होती है। कोई आदमी नहीं चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूं, कोई आदमी जी जी बेवकूफ नहीं है तो किसी पोस्ट पे नहीं जाए। तो ठीक है, ये अरविंद जी का या केजरीवाल जी का अपना स्टेटमेंट है, उनकी सोच है। इसी तरह से सोच हो सकता है अखिलेश जी की भी हो, इसी तरह से सोच हो सकता है राजीव जी की भी हो। तो ये तो क्या कि वक्त डिसाइड करता है कि कौन आदमी क्या होगा। कभी आपने सोचा था कि मोदी जी को जो है ना प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? जो आडवाणी जी 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 का माइक पकड़ते थे, अडवाणी जी के पांव छूते थे और माइक पकड़ते थे अडवाणी जी का। जब माइक अडवाणी जी खड़े होते थे तो उनका माइक सेट करते थे मोदी जी। और वो जी जब जी अपनी सीट पे आ गए तो अडवाणी जी को साइड कर दिया, किनारा कर दिया। पांव छूने की बात तो और है, उनसे नमस्कार करना या नजरें मिलाना भी उन्होंने गवारा नहीं समझा। तो ये तो वक्त का पहिया है, इसलिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अरविंद जी बनेंगे, राजीव जी बनेंगे, अखिलेश जी बनेंगे, मायावती बनेगी या ममता बनर्जी बनेगी, या इनमें जी जी इनके अलावा कोई दूसरा आदमी निकल के आ जाए। तो ये तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये 100% श्योर है कि बीजेपी की हवा टाइट हो रही है। बीजेपी वाले बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और वो हर इलेक्शन में, हर पोल के बाद में कुछ न कुछ नया जुमला लेकर आते हैं। कभी पाकिस्तान को ले आते हैं, कभी मंगलसूत्र को ले आते हैं, कभी भैंस को ले आते जी हैं, जी कभी जी जी। एक रिलेटेड ले आते कल्याण जी हैं। अब आप कंक्लूडिंग जी कंक्लूडिंग बोल दीजिए। एक 140 करोड़ जनता के लिए कोई संदेश देना हो, फोर्थ चरण की चुनाव के लिए जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। देखिए, मेरा संदेश तो यही है कि कंक्लूडिंग। हमारा अधिकार है, मतदान करना हमको सबको चाहिए और मतदान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये जी पसंद जी आपकी है कि आपको कौन सी पार्टी पसंद है और कौन सी पार्टी के आपको अच्छी लगती है, कौन सी पार्टी के विचारों से आप सहमत हो। बाकी वोट करेक्ट। जरूर देना चाहिए, क्योंकि 5 साल में मौका मिलता है और ये हमारा एक अधिकार पर्व है। तो इसको बहुत खुशी से जाना चाहिए और अन्य लोगों को भी उत्साहित करके वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाने चाहिए। मेरा तो ये मानना है सर, और मैं यही संदेश देना चाहता जी हूँ जी आपके माध्यम से सर, वोट ज्यादा जी से ज्यादा दें। थैंक यू। हाँ जी जी एडवोकेट साहब आप कोई संदेश देना चाहते हैं 140 करोड़ जनता सेम को? बात है, अधिक से अधिक लोग मतदान करें। और जैसा कि आपने बताया कि ये तो वक्त डिसाइड करेगा कि कौन पीएम होगा। तो सेम चीज मैं जी आपको दोहराना चाहूंगा सर, ये तो वक्त जो चुनावों का जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा कि किस पार्टी को कितना बहुमत मिलता है। अभी अगर जी जी बीजेपी इस बात को जाती आगे या विपक्षी पार्टियों में से कोई नया चेहरा बन के आता है, ये समय निर्धारित करेगा। ये समय जी अभी जो वोट आने वाले हैं, चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट अपने आप बता देंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा और जी किसकी सरकार होगी। परंतु जी मतदान अवश्य करें। जो जी जो जी जहां पर है मत अपना अपना वोट डालें। और सभी से विनम्र निवेदन है कि जो अभी ये लोकतंत्र का महापर्व है इसमें सब अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी जी धन्यवाद। ये मतदान जो है ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। तो 140 करोड़ जनता को मेट्रो टुडे लाइव भी आह्वान करता है कि आप वोट जरूर दें, क्योंकि वोट आपका अपना अधिकार है। आपको सरकार चुनने का अधिकार है, व्यक्तित्व में आपको लोग चुनने का अधिकार है, और ये लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र को पर्व को आप एक उत्साह की तरह मनाएं और जरूर निकलें अपने घर से और वोटिंग करें। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए और हेल्दी डिबेट के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद सर।